स्टैट्स आएगी, फिक्र ना करें, BFD में ही आप वो सारा कुछ देख रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे जो फ्यूचर को डिटरमिन करेंगे आप। एनीवेज जनाब, हम लोग बात करते हैं जी मेजरमेंट की। इज इट ओके? ये पता चल गया कि हमने क्लासिफिकेशन की कैसे करनी है। अब फटाफट हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं। इसको मिटाने लगा मैं, मिटा दूं? अच्छा बेटा, एक चीज़ आपको बतानी है मेजरमेंट से पहले। एक होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये वो वाली कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेटा मतलब ये होता है कि अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आपने हासिल करना है तभी ये कॉस्ट इंकर होगी, अदरवाइज इंकर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने डेट या इक्विटी या आपने शेयर्स वगैरह परचेज करने थे। अब शेयर परचेज करने के लिए आपको ब्रोकरेज हाउसेस को एक कमीशन देना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा ब्रोकरेज हाउसेस को। अब वो कमीशन क्यों देंगे भाई? क्योंकि आपने शेयर परचेज करने या सेल करने। अगर आपने वो शेयर परचेज करने हैं तब भी आपको कमीशन देना पड़ेगा। अगर लेट सपोज आप शेयर की तरफ नहीं जाते, शेयर परचेज ना करते, तो क्या आपको कमीशन देना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। तो कमीशन हकीकत में क्या है आपके पास? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ठीक है, मैं जरा इसको एक दफा पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 237 पे देखिएगा। कहता जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। अच्छा, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं होगा बल्कि उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, उससे क्या होगा? ये डिफरेंट होगा, इंक्रीमेंटल है। ओके, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, एक्वायर करने के लिए, इशू करने के लिए, और डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल एसेट या उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इनके बेचने के लिए, और फाइनेंशियल लायबिलिटी और या फाइनेंशियल लायबिलिटी को पे बैक करने के लिए या फाइनेंशियल लायबिलिटी अटेन करने के लिए। ओके, फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे आएगा? डिबेंचर जब इशू करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और डिबेंचर जब परचेज कर लेंगे वापस तो आपको क्या मिल जाएगा? डिबेंचर, जो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए जनाब, फी एंड कमीशन पेड टू एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर एंड डीलर्स। ये तभी आप देंगे जब आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी या एसेट रिकॉग्नाइज करना हो। लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। मिसाल के तौर पर अगर आपने शेयर की ट्रेडिंग करनी है, शेयर की आपने सेल परचेज करनी है, तो स्टॉक एक्सचेंज की एक फ़ी होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब वो स्टॉक एक्सचेंज की फ़ी आपको पे तब करनी है जब आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट अटेन करना है। फिर इसी तरह से ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफ़र करना है, शेयर्स वगैरह आपने ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो आपके पास जो टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, जो ड्यूटीज़ वगैरह आपको पे करनी पड़ेंगी। आपने टैक्स तो पढ़ा ही होगा इंशाल्लाह, इनकम टैक्स पढ़ा ना, उसमें कैपिटल गेन आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जनाब जब कोई ट्रांसफ़र करते हैं आप किसी भी कैपिटल एसेट को, तो उसकी कॉस्ट और उसकी फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है। याद है कि नहीं याद? तो जो डिफरेंस जो आपके पास आएगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो वो उसकी बात कर रहा है कि ट्रांसफ़र करते हुए जो आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब क्रेडिट असेसमेंट फ़ी, ये डिफरेंट लोग होते हैं जो कि अपनी फ़ी चार्ज करते हैं सिर्फ इसलिए कि पता चले कि कंपनी जो है वो डिबेंचर कितने इशू कर सकती है, यानी कि उसका क्रेडिट असेसमेंट करने के लिए उसका क्रेडिट रेशो क्या है। ओके, इसके बाद जनाब रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड सिमिलर कॉस्ट, और इस तरह के जनाब जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं कि आप वो काम करेंगे तभी आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। मतलब ऐसे तमाम खर्चे जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हों, वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं?
ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन अगर कोई खर्चे इस तरह के हैं कि जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे खर्चे जो कि आपने पे करने ही करने हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ओके, और इस तरह के खर्चे बड़े रेयर से नजर आते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर आपने एक लॉयर हायर किया हुआ था, ठीक है, अब उस लॉयर को आप मंथली सैलरी पे करते हैं, आपकी कंपनी का है, और आपका कंपनी का काम क्या है जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंसीडर करना, इनकी सेल परचेज करना। लॉयर को आप मंथली पेमेंट कर रहे थे, सैलरी पे रखा हुआ था आपने, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजैक्शन करते हैं या नहीं करते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो लॉयर की जो सैलरी आपके पास आएगी वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? हम कहेंगे नहीं ना, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं भी करते फिर भी क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, तो वो यहाँ पे ये फरमाता है कि जनाब जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो कहता है जनाब सारी की सारी, मैं जरा एक दफा नीचे एक लाइन पढ़ रहा हूं, देखिएगा, ओसीए के थ्रू जाएगी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए, मतलब आप इसको कहां पे रिकॉर्ड करोगे, ओसीए में आप रिकॉर्ड करोगे, इस फेयर वैल्यू को काट देते हैं, ओसीए में आप इसको रिकॉर्ड करोगे, सिवाय एक चीज के। कौन सी चीज के? कि अगर कोई कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो उस कॉस्ट को कहां पे लेके जाओगे, उसको आप बनाओगे अपना एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, ठीक है। किधर लेके जाओगे इसको, अपना एक्सपेंस बना लोगे, ठीक है। या इसको मजीद मैं बेहतर करने के लिए इसकी जरा लाइन पढ़ देता हूं। कहता है जी एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जनाब उसने डेफिनेशन आपको बता दी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्लासिफिकेशन। कि जनाब अगर आपकी क्लासिफिकेशन किस तरह की है, थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अपना एक्सपेंस बनाओगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनाओगे। अदरवाइज इसको क्या करोगे, नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर ऑलवेज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन मेड इज टू ऑन एन इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट बेसिस एज फॉलोज। तो कहता है जी नॉर्मली आप इसको क्या करोगे, आप इसको अभी बता दूंगा, ये देखिए, कहते जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अगर तो आप करते हैं रिकॉर्डिंग, अगर आप अकाउंटिंग किस तरह की कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको डायरेक्टली क्या बना दो, एक्सपेंस बना दो। जैसे कि हमने कहा था हेड फॉर सेल या हेड फॉर ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या था, इक्विटी वाला, हेड फॉर ट्रेडिंग, तो उसको हम लोग किस तरह किसकी काउंटिंग करते थे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहता है जी उस तरह की ट्रेडिंग करते हुए, उस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपने एक्सपेंस बनाना है, इसको किसका चार्ज करवाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। और अगर ऑल अदर मैटर, अब ऑल अदर मैटर में क्या आ जाता है, अच्छा यहां पे ये भी लिख दीजिए और नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लिख दीजिए, दोनों को क्या करोगे, एक्सपेंस बनाओगे, नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी और ऐसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की काउंटिंग होनी है। और जो दूसरा है उसको क्या करोगे, आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा बना लोगे, फाइनेंशियल एसेट का उसको क्या कर लोगे, हिस्सा बना लोगे। अगर वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, उसको क्या कर लोगे आप, फाइनेंशियल एसेट का हिस्सा बना लोगे, ठीक है। अच्छा अब जरा फटाफट आ जाइए नीचे, अब हम जरा एक बात डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं जनाब इनकी मेजरमेंट की। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट करते हैं जनाब हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की दो तरीके की मेजरमेंट थी, याद है कि नहीं याद? याद हम क्या कर रहे थे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई,
दो कर रहे थे ना, इसके दो तरीकेकार थे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI था या फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस था, यही था ना हेल्ड फॉर, पर वो मैं क्लासिफिकेशन करवा चुका हूं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में दो ही सिचुएशन थी, या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI था या फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस था। अब हमें कहता है कि जनाब जो आपके पास है ना, अगर तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करनी है? इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, सॉरी वो है OCI, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपने इसको इस पे रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या करोगे? फाइनेंशियल एसेट डेबिट करोगे, ठीक है, बैंक अपना क्रेडिट कर दोगे, किस अमाउंट से? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। गॉट इट? समझ आई बात की? इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करोगे? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन किस पे करोगे? फेयर वैल्यू पे। हर साल के बाद आपने इसकी रिकॉग्निशन करनी होती है, और कब करोगे? फेयर वैल्यू पे करोगे। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। और साल के एंड पे जब आप इसको दोबारा फिर से देख रहे होगे कि जनाब अब इसकी वर्थ कितनी है, तो किस पे लोगे? इसको फेयर वैल्यू पे लोगे। हाँ जी, तो एसेट बनेगा ना बेटा, एसेट बनेगा ना, फाइनेंशियल एसेट बनेगा। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई बात की? इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस पे है? ओनली फेयर वैल्यू। अब जारी बात है कि हो सकता है कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, डिफरेंस आ जाए। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन फेयर वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा वो कहता है जी आपने इसको किधर लेके जाना है? OCI में लेके जाना है। या तो इसको क्या करोगे? इनकम बना लोगे, ठीक है जी, या फिर इसको क्या कर लोगे? अपना OCI का एक्सपेंस बना लो, तो OCI को डेबिट या क्रेडिट कर दोगे आप। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा कि जनाब क्या हुआ बेटा? अच्छा, इसके बाद जनाब क्या होगा यहाँ पे? अब क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहता है जनाब जो आपके पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, इसका जो ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलेगा, ये आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है डिविडेंड को प्रॉफिट एंड लॉस में। डिविडेंड किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिविडेंड इनकम, सारी बात है इनकम, वो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, और डिविडेंड बैंक या कैश को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्लियर? ये समझ आ गई बात? अच्छा, कहता जी अगर आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो, अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो कहता जी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे होगी बस। किस पे होगी? सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे होगी। सब्सिक्वेंट कहता वो भी किस पे होगी? वो भी फेयर वैल्यू पे होगी, ठीक है जी। अब इनका डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, लाजमी तो नहीं कि सेम हो। सेम हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली चेंज होगी। तो डिफरेंस जो आपके पास आएगा वो किधर जाएगा जनाब? डिफरेंस आपके पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है जी। डिफरेंस किधर जाएगा? डायरेक्टली इसको क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे। और इसके ऊपर भी हो सकता है आपको जो डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, तो वो भी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अच्छा, आप इस सिलसिले में आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किधर जाएगी? वो एक्सपेंस बनेगी। एक्सपेंस कैसे बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को आप डेबिट कर रहे होंगे। क्लियर? ध्यान तक मसले मसाइल। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल करना जरूरी है बेटा, नहीं तो भूल जाएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा आपके सामने मौजूद है जी। कहता जी एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज परचेज फॉर 30,000 प्लस 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2006। इट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। उसने खुद ही बता दिया, बाज़ औक़ात नहीं भी बताता तो हमें खुद से क्लासिफाई करना होता है। तो कौन सा जनाब? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2006 द इन्वेस्टमेंट इज रीवैल्यूड टू इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹40,000। On 31st December 2007, the fair value
हैड डिक्लाइंड टू 38,000। कहते जी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम एक्विजिशन टू 31 दिसंबर 2007। कब से? 1/6/2006 से। मिटा दो बेटा इसको कि यहाँ पे इसकी एंट्री पास बोल के मिटा देता हूँ इसको, कर दूँ रेस। अब क्योंकि हमारे पास ये हमने क्या किया है, देखिए कहता जी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने परचेज किया, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की हम दो ही ऑप्शन है, या तो किधर जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसने खुद ही बता दिया कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की आपने काउंटिंग करनी है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन यानी कि 1/1/2006 पे क्या होगा, आप किसको डेबिट करोगे? फाइनेंशियल एसेट को। कौन सा फाइनेंशियल एसेट? इक्विटी वाला। डेबिट क्रेडिट किसको करोगे? कितने से? उसने कहना फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 30,000 थी उसकी फेयर वैल्यू प्लस 1% ऑफ 30,000 यानी कि 300, तो 30,300। क्लियर? इसके बाद कोई डिविडेंड मिला आपको? कोई डिविडेंड नहीं मिला। अब सिंपली आपको क्या कह रहा है कि जनाब जी फेयर वैल्यू लास्ट में जनाब एंड पे जाके आप इसको क्या करोगे, फेयर वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे जी। तो आप इसमें क्या लिखोगे? 31/12/2006 जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस होगा किधर लेके जाओगे? ओसीआई में लेके जाओगे। अब मुझे बताओ कि फेयर वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। तो आप किसको डेबिट करोगे? फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसको करोगे? ओसीआई को। किस नाम के साथ? गेन के नाम से। ठीक है, इनकम या गेन आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा और गेन या फिर इनकम क्रेडिट हो जाएगी कौन सी? ओसीआई के थ्रू। कितने जनाब आपने कहा जी? 40,000 रीवैल्यूड हो गया, इसमें से 30,300 माइनस कर दिया तो कितना आ गया जनाब? 9700। ओके। अब अगले साल भी मेरे को डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल भी एसेट हमारा जस्ट रीवैल्यूड हुआ। तो 31/12/2007 को अब क्या हुआ जनाब? अब हमारा फाइनेंशियल एसेट कम हो गया। डेबिट क्या होगा? हमारा जो ओसीआई डेबिट होगा, लेकिन किस नाम से? लॉस के नाम से या एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते जनाब लॉस किसके थ्रू? ओसीआई के थ्रू। और किसको क्रेडिट करेंगे? फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट करेंगे जी। कितने से बेटा? हमने कहा जनाब 3800 था ना जी 38,000 माइनस 40,000 तो कितना हो गया बेटा ये दोनों का डिफरेंस? 2,000। यहां तक के मसले में साहब ऑल ओके? ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी इंशाल्लाह इसको कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल नंबर 7 भी है, वो भी देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जो है वो इंशाल्लाह हमारे पास जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ा मज़े का है, उसमें क्योंकि तीनों आ रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट भी इसमें आ रही है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन उसमें होगी। ओके। और उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी भी, वो भी बड़ी मज़े की है, उसमें भी कैलकुलेशन होगी। यहाँ तक तो मसला साहब कुछ चीज़ ना समझ आई हो? चलें जी, बंद कर दें।